नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर। हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। रुक करेंगे हेडलाइंस की तरफ। किसानों का आंदोलन जारी, दिल्ली की सीमाओं का घेराव बरकरार, कृषि मंत्री की अमित शाह के साथ बैठक। किसानों पर मेहरबान शिवराज सरकार, 3 दिसंबर को 5 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे 2-2 हज़ार रुपए। गृह मंत्री का जबलपुर में बड़ा बयान, किसान आंदोलन के पीछे सीए, एनआरसी और दंगा भड़काने वाली ताकतें। एमपी में कोरोना वैक्सीन के तीसरे ट्रायल का मामला, लैब ला निरीक्षण करने पहुंचे शिक्षा चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग। शहडोल में नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला, जिला अस्पताल में 2 और बच्चों की मौत, एक के बाद एक बच्चे तोड़ रहे हैं दम। छिंदवाड़ा में स्वच्छता अभियान बना मजाक, मोहगढ़ तहसील में गंदगी का आलम, शौचालय की भी नहीं है कोई सुविधा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि बिल को किसान हित में बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं उससे किसानों की आय दोगुनी नहीं कई गुना बढ़ेगी, किसान सशक्त होगा और देश समृद्ध होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में 3 कानून बनाए, वो पूरी तरह से किसानों के हित में है। अब किसान को अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता, वो मंडी में बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, वो व्यापारी को बेचे चाहे फूड प्रोसेसर को बेचे, एक्सपोर्टर को बेचे, अगर उसके घर बैठे उसे अच्छे दाम मिल रहे हैं तो किसी को तकलीफ क्या है, किसान का नुकसान क्या है। और किसान को लग रहा है कि इस दाम पे जब मेरी फसल आएगी, उपज आएगी, बिकेगी तो मुझे फायदा है, तो किसी को दिक्कत क्या है। अगर कोई व्यापारी अनलिमिटेड किसानों की फसल को खरीदना चाहे, उत्पाद फल हो सब्जी हो खरीदना चाहे, तो उस पर लिमिट क्यों होनी चाहिए। अगर स्टॉक पर सीमा नहीं होगी तो खरीदी ज्यादा होगी, दाम ठीक मिलेंगे, इसमें किसी को क्या आपत्ति होती है। ये तीनों कानून, एमएसपी की व्यवस्था लगातार जारी रहेगी, मंडियां समाप्त नहीं हो रही है। इसलिए हम पूरी ताकत से किसानों के हित साधने वाले इन कानूनों के साथ खड़े। गेहूं की खरीद से लगा के अभी ज्वार बाजरे की खरीद, अब धान की खरीद लगातार जारी रहेगी। जो फसलें खराब हो गई थी उनके लिए आरबीसी 6.4 की राहत और मुआवजा की राशि पूरी किसान के खाते में डाली जाएगी, उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। अभी 3 तारीख को ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ के जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि बनाई है, उसका पैसा फिर 5 लाख किसानों के खाते में जाएगा। 4,000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार हर साल देगी 2 किस्तों में। एक नहीं अनेकों कदम किसान के हित में उठाए गए और आगे उठाते रहेंगे। आखिर खेती को फायदे का धंधा बनाना है, हम कोई कसर थोड़ी छोड़े। और मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर और साथ ही मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के न्यूज इंडिया के स्टेट हेड विवेक कुमार ने गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर से खास बात की। जैसा कि राजधानी भोपाल में कोरोना की कहर लगातार जारी है, लोगों को सम्मन भी जारी किया गया और कलेक्टर के द्वारा आदेश के बावजूद भी लोगों की लापरवाही साफ तरीके से दिख रही है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए है गोविंदपुरा से विधायक कृष्णा गौर जी। उनसे बात करते हैं कि उनके एरिया में, उनके क्षेत्र में किस तरह के कार्य लोगों के लिए हो रहा है। ये कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है, आपका क्षेत्र है गोविंदपुरा, पूरी सजगता से वहाँ काम देखने को मिल भी रहा है, तो क्या लगता है आपको वैक्सीनेशन को लेकर जल्दी सरकार के द्वारा और कोई अल्टीमेट जारी होगा? नहीं, सरकार अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रही है, लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रही है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल रात को प्रदेश के नाम जो संदेश दिया उसमें भी उन्होंने कहा है कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों पर बहुत सख्ती हम करेंगे। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, बिना मास्क के अगर कोई निकला तो उसके ऊपर फाइन भी किया जा रहा है। तो लगातार शासन प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और कई जगह मैंने देखा, कल मैं स्वयं बहुत सारी शादियों में गई थी और मैंने देखा कि वहाँ पर जिला प्रशासन के लोग अंदर शादी में प्रवेश करके और लोगों को मास्क वितरित कर रहे थे।
तो इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को समझ में भी आ रहा है कि ये बहुत गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हमें मास्क लगाना है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक मास्क ही वैक्सीन है। और अभी सिंधिया जी से आपकी मुलाकात हुई थी, सबका कहना है कि आपका भी कहना था कि सौजन्य मुलाकात है, सिंधिया जी ने भी कहा सौजन्य मुलाकात है, लेकिन अभी कुछ विपक्ष वाले भी ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक मामले की बात करें तो मंत्रिमंडल गठन को लेकर कुछ बातें हो रही है। नहीं, ये उस स्तर पर हो रहा होगा, मेरे स्तर पर यहाँ पर बात करने का कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ। महाराज यदि आज कल हमारे घर मिलने आए थे तो वो सौजन्य भेंट थी। पूजनीय बाबूजी जब तक थे, महाराज जब भी भोपाल आते थे वो बाबूजी से भेंट करने आते थे, क्योंकि सिंधिया परिवार का और हमारे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। राजमाता जी के साथ बाबूजी ने काम किया था, एक गहरा रिश्ता होने के कारण वो निभाते थे हमेशा। और कल भी जब वो हमारे निवास पर आए थे तो एक सौजन्य भेंट, और साथ ही साथ हमने उपचुनाव में जो जिम्मेदारी महाराज ने हमको सौंपी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन हमने बहुत ईमानदारी के साथ किया था। वो सारी सीटें हम जिता कर लाए थे, और इसलिए जब परिवार के वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी के जब छोटे कार्यकर्ता अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें शाबाशी देते हैं। इसी की सौजन्य भेंट कल थी। इमरती देवी जी को लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही है कि हम मंत्री पद फिर से उनको दिया जाएगा, तो ये अटकलें काफ़ी ज़्यादा तेज देखने को मिल रहा है। ये फैसला सरकार को करना है, ये क्षेत्राधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी फैसला लेंगे वो इमरती देवी जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, और इस नाते निश्चित रूप से उनके आने वाले भविष्य के लिए हमारी पार्टी विचार करेगी। जैसे कि ये गोविंदपुरा विधायिका कृष्णा गौड़ जी थी, इनका साफ तौर पर कहना है इनके क्षेत्र में जो कोविड को लेकर कार्य किया जा रहा है पूरी तरह से सजग रूप से किया जा रहा है, और इमरती देवी की बात को लेकर भी ये साफ तौर पर है कि पूरा जो है मामला है मुख्यमंत्री के हाथों में है। कैमरा पर्सन जुबेर के साथ मैं विवेक कुमार, के न्यूज़ इंडिया, भोपाल। और भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने की एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई और बहुत सारे लोग अनेक तरह के शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल ऑक्सोसाइनाइड यानी कि MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। तीन दिसंबर 1984 भारत के इतिहास में एक ऐसा काला धब्बा जिसने भारत के साथ साथ पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां गैस रिसाव का कांड हुआ था, जिसमें लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं राजधानी भोपाल के उसी स्थान पे खड़ा हूं जहां पे ये इस गैस का रिसाव हुआ था यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में, जिसमें न जाने कितने हजार लोगों को परेशानी हुई थी। 15,000 के करीब लोग मर गए थे, लेकिन सरकार ने उस समय जब आंकड़ा लगाया तो लगभग 7,000 लोगों की मृत्यु पाई गई थी। लेकिन कुछ सप्ताह के बाद ये लगातार बढ़ता जा रहा था और इस पे काबू नहीं पाया गया था, और उस समय सरकार के द्वारा कई मुहिम चलाई गई थी। इस मुहिम को भी पार करते हुए लगातार लोगों की मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो रही है। मैं यहाँ पे खड़ा, आप देख सकते हैं हमारे दाएं तरफ यही वो यूनियन कार्बाइड की कंपनी है जहां पर गैस का रिसाव हुआ था। जो मजदूर यहाँ काम करते थे, वर्कर यहाँ काम करते थे, उनके साथ जो दुर्घटना हुई थी, गैस का जो रिसाव हुआ था, वो आइसोसाइनाइड गैस, एक ऐसा गैस जिसने पूरे मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के जो कस्बा है JP नगर, वहां के लोगों के जीवन पे ऐसा प्रभाव डाला कि लोगों का जीवन का जो यापन करने का जो जरिया था वो बदल गया। जो भी आने वाले भविष्य में जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए अभी तक उनमें विलक्षण पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग अभी तक सांस उनकी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। इन सभी को देखते हुए सरकार की तरफ से, चाहे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, हर तरह से मुहिम चलाया गया, लेकिन आज तक उन भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को वो मुआवजा, वो सुविधा, वो इलाज वो नहीं मिल पाया है। और अशोकनगर में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिलाधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में अशोकनगर विधायक जसपाल सिंह जज्जी, जिला अध्यक्ष उमेश रघुवंशी, कलेक्टर अभय वर्मा, पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया और तमाम लोग मौजूद रहे। आदिवासी सबसे गरीब जात है, उसको ना अधिकारी पता, बेचारी 10-20 रुपए, 1 रुपया की फोटो कॉपी 50-50 रुपए में करवा, तो सब जगह एक साथ सब जगह अलग अलग है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया। इस अवसर पर राज्य के कई इन्वेस्टरों ने हिस्सा लिया। आयोजन में आए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि सभी इन्वेस्टर से 1-to-1 चर्चा की गई, जिसमें उनके द्वारा की गई सभी बातों पर स्पष्टीकरण भी दिया गया है। और मध्य प्रदेश के शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में एक के बाद एक 8 नवजातों की मौत के बाद 2 नवजात की हालत नाजुक होने की खबर सुर्खियों में है। जहां जिला अस्पताल के NSUI और PSUI में बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। बीते 72 घंटे में PCUI और SNCU में 8 बच्चों की मौत हो गई है। शहडोल जिला अस्पताल में मासूम नवजातों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार की सुबह 2 और मासूमों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पिछले 3 दिनों में यहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। जिले के कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल में एक के बाद एक बच्चे की लगातार मौत से हड़कंप मचा हुआ है। यहां पहली बार बीते शनिवार को 4 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। इसके बाद रविवार और सोमवार को एक मासूमों की मौत हो गई। वहीं आज मंगलवार की सुबह 2 और मासूमों ने दम तोड़ दिया। वहीं अब 2 और बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें मामले में तुरंत जांच के आदेश दिए गए। जिसके मद्देनजर जबलपुर मेडिकल कॉलेज के साइंटिस्ट 2 सदस्यीय एक विशेष टीम शहडोल पहुंची है, जो बच्चों की मौत के कारणों का पता लगा रही है। वहीं भर्ती अन्य बच्चों का इलाज अपनी मौजूदगी में करा रही है। CMHO डॉक्टर राजेश पांडे का कहना है कि हर साल इस तरह का सीजनल वेरिएशन होता है, इससे ऐसी स्थिति बनती है जैसे पिछले सप्ताह निमोनिया से पीड़ित बच्चे आए, अब संख्या घटी है। ये तर्क भी तब दिए जा रहे हैं जब जनवरी 2020 में इसी अस्पताल में 6 मासूमों की मौत हो चुकी है। साथ ही बताया कि जबलपुर में साइंटिस्ट का एक दल भी आया हुआ है, वो भी जांच कर रहा है। इन बच्चों की मौत एक जैसी बीमारी से ही क्यों हो रही है, पता लगाया जा रहा है। शहडोल संभाग के कमिश्नर नरेश पाल से चर्चा की गई तो उनका कहना है कि ये सभी बच्चे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाए गए और यहाँ पर इनको इलाज दिया गया, लेकिन उन सभी बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की मृत्यु के संबंध में CMHO द्वारा प्रारंभिक रूप से जो जांच की गई है, उसमें यह तथ्य आया है कि एक नवजात शिशु है और शेष जो है वो थोड़े 2-3 माह की उम्र के बच्चे थे। उसमें अनूपपुर, उमरिया और शहडोल तीनों जिलों के शामिल हैं। बच्चों को एक्चुअली विलम्ब से भर्ती किया गया और उनकी स्थिति बिगड़ गई थी। डॉक्टर्स द्वारा पूरे प्रयास किए गए हैं और पूरी जांच में ये सामने आया है कि डॉक्टर्स द्वारा समुचित इलाज दिया गया है और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, किंतु विलम्ब से भर्ती होने के कारण और स्थिति बिगड़ने के कारण बच्चों की मौत हुई। सिलसिलेवार 8 बच्चों के मामले को लेकर जिला अस्पताल प्रबंधन पर एक बार फिर संदेह के घेरे में आ गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अस्पताल प्रबंधन इस ओर कोई कठोर कदम उठाते हुए इसे गंभीरता से लेंगे या फिर वहीं पुराने ढर्रे से इलाज कर बच्चों के मौत का खेल यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत मिशन के प्रति अनेक अभियान चला रही है, लेकिन इसका असर अधिकारियों और कर्मचारियों पर नहीं दिख रहा। वो लगातार सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं।
सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाया जा रहा है। जी हां, मामला है छिंदवाड़ा जिले का, जहां सरकार के मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। जहां एक और सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर अनेक अभियान चलाती है, वह अधिकारी और कर्मचारियों का इस अभियान की ओर कोई ध्यान नहीं रहता। छिंदवाड़ा जिले के तहसील मोखेड़ राजस्व मामलों का बड़ा केंद्र है, जहां रोजाना अपने कामों के लिए सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुष पहुंचते हैं। इस तहसील में पहुंचने वाले दैनिक जरूरत की चीजों के लिए भटकते हैं। खासकर महिला और पुरुष शौचालय और मूत्रालय के उपयोग के नाम पर जगह तलाशते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि तहसील में सुविधा नहीं है, लेकिन अधिकारी वर्ग के लिए विशेष और सामान्य ग्रामीणों के लिए जर्जर और गंदगी से भरा प्रसाधन केंद्र उपयोग के लायक नहीं है। बदबूदार गंदगी युक्त शौचालय और मूत्रालय होने से इसके उपयोग पे परेशानी हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर सब पर दबाव डालने वाले इस प्रशासनिक केंद्र में ही सुविधा का अभाव है। बड़ा सवाल है कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है। स्थानीय राजस्व विभाग की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। हम लोग जब पीछे शौचालय में गए तो यहाँ देखे कि एक तरफ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी साफ सफाई के ऊपर कोविड-19 का जो दौर अभी पूरे विश्व में महामारी के उसमें चल रहा है, ऐसे माहौल में भी यहाँ जिसके सुपर पूरी जिसके हाथ के नीचे पूरा एक तहसील है, उतनी के बिल्कुल शौचालय की हालत देखी जाए तो इतनी दयनीय और दुर्दशापूर्ण है कि वहाँ पे जाके कोई भी आदमी इस कंडीशन में नहीं है कि वहाँ शौच कर ले, क्योंकि इसी तरह से यहाँ पे अस्वस्थता फैली रही तो बहुत जल्द ऐसा सामना आएगा कि यहाँ पे एक वकीलों को और जितनी भी आम जनता यहाँ की परेशान जनता यहाँ तहसील आती है, सबको तहसील के आसपास गंदगी करने को मजबूर होना पड़ेगा। शौचालय के लिए तो कई बार हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर चुके हैं जी। मैडम नहीं आई हैं तो वो अपनी सुविधाएं के हिसाब से उसको भी ध्यान नहीं दे रही हैं, आकृष्ट करा रहे हैं हम कई बार। तो मैडम तो अभी आई, मैडम के से चैम्बर में तो अभी उनके लिए नया बना है। अभी नया वो निर्माण कार्य कर ही रही हैं, अब उसके बाद इसको भी बना देंगे, ऐसा करके हमें आश्वस्त किया गया है। कब से बना रही है? उनका तो एक जब से आई हैं तब से तो कम से कम 3-4 महीने तो हो ही गई हैं, लॉकडाउन के कारण भी और कोई भी परेशानी हुई है। तो मैडम इस ओर ध्यान नहीं दे रही क्या? तहसील परिसर में वर्षों पुराने निर्मित शौचालय और मूत्रालय का हाल बस से बदतर है। छिंदवाड़ा से के न्यूज के लिए श्याम साहू की रिपोर्ट। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लोगों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती उत्तर प्रदेश सरकार ने एन्सेफेलाइटिस के रोकथाम पर अप्रत्याशित विजय प्राप्त कर इस बीमारी की दर को 95% कम कर दिया है। इस बीमारी के उपचार के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग के विशेष अभियान प्रारंभ किए। एक और जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के जड़ को खत्म करने के लिए 3 स्तर पर कार्य किया है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना तथा पीड़ित क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाना प्रमुख है। सरकार ने प्रदेश के 12 विभागों को इसमें शामिल किया है तथा इन सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए जिला, मंडल और प्रदेश स्तर पर कमेटी का भी निर्माण किया है। पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हर सुविधा यहाँ पे पूरी उपलब्ध है। सरकार ने जागरूकता फैलाने के लिए लगभग 1.25 लाख आशा कार्यकर्ताओं तथा 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत ANM, ग्राम प्रधान, शिक्षकों द्वारा दस्तक अभियान भी चलाया। साथ ही घर घर जाकर दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों की पहचान करने और उनके इलाज की व्यवस्था करने का भी प्रबंध किया। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में 15 ब्लॉक स्तरीय ETC को मिनी पेडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें 3-3 बेड पर वेंटिलेटर लगाए गए हैं। ब्लॉक स्तर पर अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा देने वाला यूपी देश का पहला प्रदेश बना है। योगी सरकार का वादा, अगले 2 साल में दिमागी बुखार को जड़ से खत्म करने का है दावा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायसेन जिले के गैरतगंज विकासखंड के रजपुरा शासकीय स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर फीस वसूली की जा रही है। वहीं मामला उठाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित प्रभारी प्रचार द्वारा उन्हें बंधक बनाने का आरोप लगाया। इसके विरोध में परिषद के कार्यकर्ताओं ने गैरतगंज में भोपाल सागर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। तो ठीक है, अपन लोग आज स्थगित कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद के सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रजपुरा के एक विद्यालय के अंदर मैडम द्वारा 200 रुपये फीस मांगी जा रही थी। इसके विरोध में आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करा और उन्हें हटाने की मांग करी है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रांत जिला अशोकनगर के नगर इकाई चंदेरी में एक दिवसीय चंदेरी दौरे पर आए। जिला प्रमुख सुदामा पाठक ने चंदेरी शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इससे पाया गया कि शासकीय शिक्षकों द्वारा शिक्षा विभाग के नियमों के विरुद्ध कई सालों से अपने घर पर सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को रुपए लेकर कोचिंग पढ़ाई जा रही है। इसके संदर्भ में कई बार सरकारी शासकीय शिक्षकों ने कोचिंग ना पढ़ाने को लेकर विभाग को अपने द्वारा पत्र भी दिए। इसके बावजूद भी सभी नियमों का उल्लंघन एवं कोरोना काल में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के आर्थिक रूप से गरीब छात्र छात्राओं को कोचिंग पढ़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक फरियादी ने हमको आके बताया था, जो राजस्थान के भेड़ चराने वाले लोग हैं, इनका बताना था कि 2 लोग निकल रहे थे, तो इनको रोका गया और 10 लाख रुपए की मांग करके एक आदमी को साथ में ले जाया गया कि अगर 8 दिन के अंदर आप पैसे नहीं दोगे तो उसको मार देंगे। ये इस तरह के जो मेन डकैत है वो राजस्थान का है और उसके ऊपर पहले से इनाम वगैरह भी हैं। तो पुलिस ने कल हम लोगों ने सब इसकी घेराबंदी कराई थी। ये इनका बताना इस तरह का है कि राजस्थान के भेड़ वाले काफ़ी जब भी आते हैं तो इनके पीछे ये कुछ डकैत जो मुरैना, भिंड और राजस्थान के लोग हैं, जिन्हें इनको टारगेट करते हैं और कई बार इनसे पैसा वसूली करते हैं। और शिवपुरी जिले के कोलारास थाना इलाके के सुराज टीला क्षेत्र से बीती शाम की गई चरवाहे की पकड़ को पुलिस ने एक शॉर्ट एनकाउंटर के बाद मुक्त कराने में सफलता प्राप्त कर ली। पुलिस ने इस दौरान एक डकैत को भी हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के कुख्यात डकैत बैजू गुर्जर ने बीती शाम मुंशी रेवाड़ी नामक चरवाहे का अपहरण कर लिया था। चंदेरी प्राणपुर ललितपुर चंदेरी मार्ग, जो अंतर्राज्यीय सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला सबसे व्यस्तम मार्ग है, जहां से सैकड़ों वाहन इस व्यस्तम मार्ग से होकर गुजरते हैं। इस चंदेरी ललितपुर मार्ग की हालत अत्यंत दयनीय और जर्जर है। चंदेरी से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राणपुर ग्राम पंचायत के पास एक पुलिया का निर्माण अधूरा पड़ा है। पुलिया व्यस्तम चौराहे पर स्थित है, जिसका एक मार्ग राजघाट ललितपुर और एक मार्ग टिडौरी, कनावटा, बारी, टोडा आदि डूब क्षेत्र के रहने वालों के यहाँ जाता है, लेकिन इस जर्जर रास्ते को देखने वाला कोई नहीं। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।